अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 14 मीटर हाइट। एक हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक पोल है, मान लो ये इलेक्ट्रिक पोल है और इसकी हाइट है कितनी, 14 मीटर, ठीक है। और वो कहता है कि कास्ट अ शेडो मतलब एक शेडो बनाता है, कितनी, 10 मीटर की। तो हमारे पास पोल की हाइट है 14 और वो कितने की शेडो बनाता है, 10 मीटर की शेडो बनाता है, ठीक है। मान लो ये शेडो बना रहा है कितने मीटर की, ये 10 मीटर की शेडो बना रहा है, मतलब परछाई बना रहा है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हमको ट्री की हाइट फाइंड करना है अगर वो शेडो बनाता है 15 मीटर की। तो अब वो कहना चाहता है कि मान लो कि एक ट्री है ना, और ये भी क्या कर रहा है, इसकी शेडो बना रहा है, पर ट्री की शेडो कितनी है, 15 है। तो अपने को बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। अब देखो बच्चों, उन्होंने बोला है कि ये कंडीशन कैसी है, सिमिलर है। तो कंडीशन सिमिलर होना मतलब यहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। किसका हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी कंडीशन में जो रेशो होगा वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बाय चांस मैं मान लो कि मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक्स और वाई, ठीक है। अगर मैं एक्स बढ़ा रहा हूं तो वाई भी बढ़ रही है, और मैं एक्स घटा रहा हूं तो वाई भी घट रहा है। बट इनके बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो अगर मैं ये हटाता हूं तो इक्वल टू के वाई लगता है, और ये वाई आएगा तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ये क्या हो जाता है, के, और के होता है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि दो क्वांटिटीज का रेशो कैसा होता है, सेम। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि एक्स क्वांटिटी 1 है अवेलेबल शुरू में, और वाई क्वांटिटी है 2। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूं, इन दोनों का रेशो लेता हूं एक्स बाय वाई, तो कितना आएगा, 1/2। बट अगर यही क्वांटिटी बढ़ जाए और मान लो ये 2 हो जाए और ये हो जाए 4, तो अब क्या आएगा, अब आएगा x/4 इज इक्वल टू 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब इस केस में भी जो इनका रेशो है वो 1/2 आ रहा है, इस केस में भी 1/2 आ रहा है। और चेंज हो जाए इनकी वैल्यू, और कैसे चेंज हो जाएगी, जैसे मान लो ये वैल्यू हो जाए 3, ठीक है। अगर ये वैल्यू हो गई 3 और ये वैल्यू हो गई 6, मतलब देखो x की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इनका रेशो कैसा होगा, फिर भी सेम ही होगा। कैसे, देखो 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब इनका रेशो कैसा है, फिर भी 1/2। तो जो इनका प्रोपोर्शन है वो सेम है, भले इनकी क्वांटिटी कितनी भी ज़्यादा हो। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ये भी सेम उसी का क्वेश्चन है कि पोल की हाइट तो 14 मीटर है, पर ये बना रहा है 10 मीटर की शेडो। अब हमको इसकी पता नहीं है, पर ये 15 मीटर की शेडो बना रहा है, मतलब यहाँ पर कंडीशन दोनों सिमिलर दे रखी है। तो हम क्या लेंगे, पहले देखो सवाल करना शुरू करते हैं। लेट द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं ट्री की हाइट कितनी मान लेता हूं, मैं ट्री की हाइट मान लेता हूं x मीटर, मैंने मान ली, ठीक है। तो यहां पर एक मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, टेबल बना लेता हूं। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जैसे पोल लिया या मैंने ट्री लिया, किसमें, मीटर में, तो हम ले सकते हैं कि अभी पोल की हाइट कितनी थी, 10 मीटर, और ट्री की हाइट कितनी थी हमें पता नहीं है, तो x अब मैंने मानी, ठीक है। फिर हाइट, या फिर लिख सकते हैं शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, किसमें, मीटर में। अब इसकी शेडो कितनी है, हमारे जो पोल की शेडो कितनी है, 10 मीटर, सॉरी यहाँ पोल की शेडो 10 मीटर आएगी, और यहाँ हाइट कितनी है इसकी, 14। अब उसने हमको ट्री की हाइट निकालने का बोला है, और ये कितनी है, 15। तो देयरफॉर बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये कितना हो जाएगा, 14/10 इज इक्वल टू x/15, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लाएंगे, तो 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू x। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर कितना बचा, 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री विल बी 21 मीटर, ठीक है।
अब बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाय विच 756 मस्ट बी डिवाइड। क्या बोला है, जिससे हम क्या कर सकते हैं 756 को डिवाइड करें तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का करते हैं। गिवन दैट 576 है ना, 576 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 576 तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि लास्ट में 6 है इसलिए हम सबसे पहले 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमने ये जो मेथड है इसको हम एलसीएम मेथड भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हमको परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। तो नाउ हम 576 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 576 को लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 के ट्रिपल पेयर करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर तो 2 का पेयर हो गया, यहाँ पर भी 2 का पेयर होगा, बट यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर पेयर नहीं बन पाया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर मिल गया है वो कौन सा मिलेगा, 3 3 जा 9। तो 9 हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर टू गेट द परफेक्ट क्यूब द स्मॉलेस्ट नंबर वी गेट इज 9। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है ना, जिसकी डायमेंशन कितनी है 60, 54 और 30 सेंटीमीटर। तो वो बता रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब देखो क्वेश्चन समझो बोल क्या रहा है, हमारे पास एक बड़ा क्यूबॉइड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। अब इसका मतलब ये होता है जैसे हमको 60, 54 और दिया है 30, तो इसका मतलब होता है ये है लेंथ, ये है विड्थ और ये है हाइट। जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे तो हमेशा ये लेंथ रहेगा, ये विड्थ रहेगी और ये हाइट रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्यूब है। ठीक है, 54 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो हम ये क्यूब इसके अंदर कितने जमा सकते हैं वो हमको बता रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप का है इसलिए लेंथ कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितनी है 54 सेंटीमीटर। यहाँ से आएगा हाइट ऑफ क्यूबॉइड, कितना आएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। बच्चों सबसे पहले हमको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी स्पेस है इनको रखने के लिए। अब L हमारे पास है 60, B हमारे पास है 54 और H हमारे पास है 30 सेंटीमीटर की क्यूब। अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉल्यूम, नाउ लेट द साइड ऑफ क्यूब A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब। तो A क्यूब मतलब 6 का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए हमको क्या चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ क्यूब प्लेस्ड इनसाइड
इज इक्वल टू n। मैं मान लेता हूँ कि n नंबर ऑफ इसमें क्यूब प्लेस होते हैं। अब सोचो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मतलब कि हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, उससे हम डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम को, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने आएंगे। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 60, 54 और 30, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है, 6 का क्यूब, मतलब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमको सिंपल रहेगा कि 6 1 जा 6, 5 जा 30, और यहाँ जाएगा 6 कम 6 9 की 54 और 6 10। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आया, 10 9 और 5, तो ये हो गया 9 5 या 45 10, तो n इज इक्वल टू 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 550, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब बी प्लेस्ड इज 540। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ टेबल मार्क्ड एट 1500, है ना, मार्क्ड एट 1500 इज अवेलेबल फॉर 14,000। मैंने 1500। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल फॉर ₹14,400, सो फाइंड द डिस्काउंट एंड गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। अब बच्चों क्वेश्चन समझते हैं। बच्चों एक टेबल है, एक टेबल की दुकान पे गए, वहाँ पर एक टेबल है, इस पर प्राइस लिखी हुई है 15,000, पर ये जो व्यापारी है वो कितने में बेचने को राजी है, 14,400। इसका मतलब वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 600 का। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो इस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो ये होता है मार्क प्राइस। तो सॉल्यूशन देखते हैं, मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस वो होता है बच्चों जो हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो उस पर प्रिंट किया होता है या फिर लिखा होता है, वो होता है मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है, 15,000। ठीक है, ₹15,000। अब सेल कितने में कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस, मतलब बेच रहा है ना वो कितने में बेचने को राजी है, वो बेचने को राजी है 14,400 में। ठीक है, तो वो बेचने को राजी है 14,400 में। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डिस्काउंट हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस में से हम क्या करेंगे, सेल प्राइस को घटा देंगे, तो हमारे पास कितना है मार्क प्राइस, 15,000 माइनस सेल प्राइस 14,400, तो ये कितना हो जाएगा, 600। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, 600। अब अपने को बताना है नाउ, अब देखना है डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, डिस्काउंट परसेंट निकल आएगा कितना, डिस्काउंट कितना है भैया 600, मार्क प्राइस कितना है 15,000 मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से फिर कैंसल आउट, एक से ये, तो 15 1 जा 15 4 जा 60। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है, 4%। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिया है। अब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।